हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम आईपीसी में एलएलबी जो थर्ड सेम है उसमें अपन आईपीसी क्रिमिनल लॉ जो पढ़ रहे हैं उसमें डेफिनेशन पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूँगी सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27-28 तक, जिसमें हम मोटे मोटे तौर पर डेफिनेशंस पोर्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन डिस्कस करते हैं सेक्शन 22 जो कि बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। लिसन स्टूडेंट, जब हम थेफ्ट, एक्सटॉर्शन इस टाइप के जो अपन ऑफेंसेस पढ़ेंगे तब हमें वहाँ पर ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो डेफिनेशन पोर्शन ये क्लियर करता है कि अच्छा वहाँ जो वर्ड यूज़ करेंगे उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करता है सेक्शन 22, जो कि ये बताता है कि और कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट 3 थिंग्स। व्हाट इज़ वन? दिस इज़ लैंड, things attached to land and permanently fastened to the anything which is attached to the land। यानी कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी यानी कि जिस प्रॉपर्टी को अपन टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ जिनको अपन कहते हैं उनको कहते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जिनको छुआ जा सके, जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं, राइट, सेंसेस के थ्रू जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, दीज आर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अब उसमें कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में से एक्सेप्ट लैंड यानी कि लैंड को छोड़ दो, या कोई चीज़ जो लैंड से अटैच होती है उसे छोड़ दो, या ऐसी कोई चीज़ जो उस अटैच्ड चीज़ जो लैंड में है उससे जुड़ी हुई है जिसका कि हम प्रॉपर यूज़ करते हैं उस लैंड को यूज़ करने में। अगर इन सारी चीज़ों को हटा दो तो बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ बचती हैं वो क्या हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो रियल डिस्कशन है ये आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी देखोगे, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन होता है। लेकिन जब अपन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन इस टाइप के मिसचीफ जो इस टाइप के अपन ऑफेंसेस पढ़ते हैं तो वहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी अपने माइंड में होनी चाहिए कि होती क्या है। तो मोटे मोटे तौर पे जो धरती है, लैंड है, और लैंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या लैंड से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ जो कि लैंड का यूज़ करने के लिए यूज़फुल है और जिसको हम उससे अलग नहीं कर सकते, जो परमानेंटली उस पर अटैच्ड है, उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? इन्हें छोड़ के जो बचती है वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो ये है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज़ रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 23, जो कि जब आप ऑफेंस मिसचीफ पढ़ोगे तो वहाँ बहुत आपको काम में आएगी कि व्हाट इज़ रॉन्गफुल गेन एंड व्हाट इज़ रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है? गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली एंटाइटल। यानी ऐसा कुछ फ़ायदा होना, गेन होना, जिसके लिए जो व्यक्ति वो गेन ले रहा है वो लीगली एंटाइटल नहीं है उसको लेने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? रॉन्गफुल गेन, यानी ऐसा गेन जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं था पर फिर भी उसे मिला। व्हाट इज़ रॉन्गफुल लॉस? लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली एंटाइटल। ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है, यानी ऐसा लॉस जिस व्यक्ति को लॉस हो रहा है वो एक्चुअली उस लॉस का भुगतान करने के लिए लीगली एंटाइटल था, राइट। यानी लॉस होना था लेकिन अनलॉफुल मीन्स से हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रॉन्गफुल लॉस कहेंगे, राइट। अब ऐसा भी कोई सर्कमस्टांसेस है जिसमें किसी को कोई रॉन्गफुल लॉस ना हो लेकिन गेन हो, यानी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें किसी को गेन तो हो रहा है, लॉस तो हो रहा है पर कोई गेन नहीं हो रहा, तो ऐसी है मिसचीफ। यानी मिसचीफ में जब भी मिसचीफ कंडक्ट होता है, दृष्टि जिसको कहते हैं हिंदी में, अगर ये जो ऑफेंस कंडक्ट होगा, ये एक इकलौता ऐसा ऑफेंस है जिसमें खाली लॉस होता है, किसी को गेन नहीं होता। तो जब अपन मिसचीफ डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली मिसचीफ इज़ और इसमें किस तरह से रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, लेकिन रॉन्गफुल लॉस नहीं होते हुए भी गेन भी नहीं होता है, राइट। लॉस ही लॉस होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ये भी वर्ड जो है वो सेक्शन 23 में डिफाइंड है। तो वेर एवर एनी पर्सन गेनिंग रॉन्गफुली बाय रिटेनिंग और एक्वायरिंग रॉन्गफुली, यानी गेनिंग और लूजिंग रॉन्गफुली, यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी चीज़ को रिटेन करके या अपने पास एक्वायर करके अगर उसको रॉन्गफुली गेन कर रहा है तो उसको रॉन्गफुली गेनिंग कहते हैं। और ऐसा कोई पर्सन जिससे वो प्रॉपर्टी को दूर रखा जा रहा है जो कि एक्चुअल में जिसका वो लीगली एंटाइटल था, तो उसको क्या कहेंगे? लूजिंग रॉन्गफुली, राइट। तो ये भी टर्म है जो सेक्शन 23 में ही लिखी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ सेक्शन 24, जो कि डिसऑनेस्टली की बात करता है।
तो जब भी आप कोई ऑफेंस पढ़ोगे आईपीसी में, आप देखोगे कि वर्ड डिसऑनेस्टली, फ्रॉड्यूलेंटली, रीज़न टू बिलीव, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये वहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन इसका बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो आपको वो ध्यान में होना चाहिए कि ये कहाँ दिया हुआ है, देन टू इसका मीनिंग क्या है। तो डिसऑनेस्टली कब कहेंगे कि कोई इंसान मतलब डिसऑनेस्ट वर्क कर रहा है या जानबूझ के कोई ऑफेंस कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेन एवर एनी पर्सन डज एनीथिंग विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन एंड टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू अनदर। तो जब भी कोई व्यक्ति वॉलेंटरीली यानी जानबूझ के या विद इंटेंशन किसी का रॉन्गफुल लॉस करता है या किसी का रॉन्गफुल गेन करता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने एक्ट जो किया है डिसऑनेस्टली किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 25 जो कि बात करता है फ्रॉडुलेंटली। तो फ्रॉडुलेंटली हम कब कहेंगे, तो व्हेन देयर इज़ इंटेंशन टू डी फ्रॉड जो है वो सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, और वो कहता है कि अगर डी फ्रॉड का अगर अपन को मतलब समझना है तो आप सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफ़र करो, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि फ़्रॉड कैसे किया जा सकता है। तो फ्रॉड करते हुए विद इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, अगर किसी का इंटेंशन है तो हम ये कहेंगे द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड विद फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन, यानी द एक्ट इज़ कमिटेड फ्रॉड्यूलेंटली, राइट। तो ये सेक्शन 25 है। और डी फ्रॉड करने में वहाँ पे 4-5 लाइनें लिखी हुई कि अगर आप जानबूझ के किसी को डिफ्रॉड कर रहे हैं यानी धोखा दे रहे हैं, डिसेप्ट कर रहे हैं, आपका डिसीव करने का इंटेंशन है, तो इस टाइप की बातें सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, आप उसको रेफ़र करिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 26 कहता है रीज़न टू बिलीव। अगर आपके पास किसी चीज़ में सफिशेंट कॉज है उस पर बिलीव करने का, तो मान लिया जाएगा कि दैट एक्ट हैज़ बिन कमिटेड बाय यू एंड यू हैव दैट रीज़न टू बिलीव पर्टिकुलर थिंग, राइट। यानी जब भी ये देखा जाएगा कि आपने कोई एक्ट जानबूझ के किया है या ऐसी गलती से हो गया, तब सेक्शन 25 में जो रीज़न टू बिलीव है उस डेफिनेशन को रेफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 27 जो बात करता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ और क्लर्क। तो ये मान लिया जाएगा कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 28 काउंटरफेयर करने का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ बना लेना जो कि रिजेम्बल्स टू अनदर है, सेम टू सेम, जिसको अपन नहीं कहते डुप्लीकेट बना लिया, कॉपीड बना लिया, तो वो काउंटरफेयर का मतलब धोखा देने के इंटेंशन से आप कोई सेम टू सेम किसी को कॉपी कर रहे हो, तो वो क्या है, काउंटरफेयर चीज़ हो गई है। अब इसमें एक नोट है, इफ़ थिंग इज़ रिजेम्बलिंग देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द पर्सन न्यू और इंटेंटेड टू डिसीव। यानी कि जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपने कोई डुप्लीकेट चीज़ बनाई है किसी और ओरिजिनल चीज़ की, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, शैल प्रिज्यूम का मतलब है मान लेगा, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने किसी की कोई चीज़ कॉपी की है विदाउट एनी परमिशन, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने वो कॉपी क्यों किया है, क्योंकि आप सामने वाले को धोखा देना चाहते हैं, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमने कवर की है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 28 तक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।